हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे शोध में परिकल्पना का क्या महत्व है, यानी हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में, अनुसंधान विधि में परिकल्पना का क्या महत्व है, उसके क्या स्रोत हैं, कितने प्रकार होते हैं और परिकल्पना की क्या विशेषता होती है, इसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिकल्पना का अर्थ क्या होता है। परिकल्पना या हाइपोथेसिस, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी समस्या से जुड़ा हुआ, खासकर अनुसंधान संबंधी समस्या से जुड़ा हुआ जो संभावित समाधान होता है उस पर विचार करना। मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो समस्या का समाधान है उसको सोचना ही परिकल्पना या हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस या तो हो सकता है सही होगा या तो हो सकता है गलत होगा, ठीक है। ये टेस्टेबल होता है, इसको टेस्ट किया जा सकता है। अनुसंधान में परिकल्पना दूसरा महत्वपूर्ण भाग है और पहला महत्वपूर्ण भाग है समस्या का चयन, यानी महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। अनुसंधान में जो हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिसर्च के लिए। पहला होता है रिसर्च को खोजना, दूसरा होता है उस पे परिकल्पना करना, यानी कि उसके बारे में सोचना, विचार करना कि क्या हो सकता है। परिकल्पना यानी कि चारों ओर चिंतन करना। परि मतलब चारों ओर और कल्पना मतलब चिंतन करना, ठीक है। और यदि परिकल्पना जो है वो अनुसंधान के अनुरूप होगा तो उसको स्वीकार किया जाएगा। मतलब हाइपोथेसिस जो होता है वो या तो सही भी हो सकता है या तो गलत भी हो सकता है, तो हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो हमारे रिसर्च में सही साबित होता है तो वो हाइपोथेसिस, वो परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा, वरना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया परिकल्पना और उसका महत्व ये है कि ये अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। पहला स्तंभ होता है समस्या का चयन करना और दूसरा होता है परिकल्पना का निर्माण करना। अब हम लोग जानते हैं इसका क्या विशेषता होता है। तो परिकल्पना का विशेषता ये होता है कि वो शाब्दिक स्पष्टता के साथ बताया जाता है। मतलब जो परिकल्पना होता है, जो हाइपोथेसिस होता है हमारा, वो एकदम क्लियर होता है। दूसरा है कि वो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होता है, यानी कि जो हमारा नेचुरल लॉज है, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ, जो प्राकृतिक नियम है उसके अनुरूप ही हम कोई परिकल्पना करते हैं। तीसरा वो लॉजिकल होता है, ठीक है। मतलब जो परिकल्पना में जो बात होती है वो ऐसा नहीं होता है कि कोई माने नहीं, वो इस तरह का होता है कि वो लॉजिकल होता है, सब लोग मानता है। उसके बाद अनुसंधान पर आधारित होता है, मतलब रिलेवेंट होता है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, उसको जांच किया जा सकता है, यानी उसका टेस्ट किया जा सकता है। और सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होता है, आसान होता है और समझने योग्य होता है। ये होता है अनुसंधान में परिकल्पना की विशेषता। पहला हो गया शब्द स्पष्ट होते हैं, दूसरा हो गया प्राकृतिक नियम के अनुरूप होते हैं, फिर तार्किक होते हैं, फिर अनुसंधान पे आधारित होते हैं, जांच करने योग्य होते हैं और समझने योग्य होते हैं। तो ये हो गया परिकल्पना की विशेषता। अब जानते हैं हम लोग परिकल्पना के स्रोत कहाँ से हम लोग को मिलते हैं। तो पहला वास्तविक जीवन आधारित अनुभव, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो हमारा होता है, उससे हम लोग कुछ हाइपोथेसिस करते हैं, कुछ सोचते हैं। सोचना ही परिकल्पना है एक तरीके से। फिर जो लिटरेचर है, जो बुक है, उसको पढ़ के हम लोग को कुछ परिकल्पना का आइडिया मिलता है। कुछ बात हम लोग अनुभव से परिकल्पना करते हैं। कुछ हमारी संस्कृति, हमारा समाज, उसके ज्ञान से हम लोग को परिकल्पना का स्रोत मिलता है। व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करके, समझदार व्यक्ति से ज्ञान प्राप्ति करके भी परिकल्पना बनाया जा सकता है। या फिर वैज्ञानिक सिद्धांत या अध्ययन करके हम लोग कोई हाइपोथेसिस, किसी बारे में, किसी समस्या के बारे में अपना विचार रख सकते हैं, उसी को कहेंगे हम लोग परिकल्पना। और ये सब उसके कुछ स्रोत हैं। अब बात करते हैं परिकल्पना के प्रकार की। तो परिकल्पना के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है सामान्य परिकल्पना, दूसरा होता है गुण परिकल्पना जिसको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं, तीसरा होता है शून्य परिकल्पना जिसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं,
चौथा होता है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। पांचवा होता है दिशात्मक या दिशापरक परिकल्पना हाइपोथेसिस, जिसको डायरेक्शनल कहते हैं। और छठा होता है नॉन डायरेक्शनल या अदिशात्मक। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि एम्पेरिकल, स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल, ठीक है। परंतु मुख्यतः ये 6 प्रकार होते हैं किसी परिकल्पना के, किसी हाइपोथेसिस के। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है सामान्य, कॉम्प्लेक्स, ये सब। सबसे पहले आता है सामान्य परिकल्पना या सिंपल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, हमारा जो विचार है, वो उसमें जो चर रहते हैं यानी जो वेरिएबल रहता है, उनके बीच में कार्यकरण का संबंध रहता है, काउज और इफेक्ट का संबंध रहता है। पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है चर और कितने प्रकार के चर होते हैं। ये होते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल होते हैं 2 तरह के, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आश्रित चर भी कहते हैं। आश्रित चर, ये चर जो होता है वो स्वतंत्र वेरिएबल पे, स्वतंत्र चर पे निर्भर रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यदि मैं बोल रहा हूँ कि बादल के संघनन से वर्षा होती है, तो बादल जो है वो स्वतंत्र चर है, जबकि वर्षा जो है वो उसके संघनन से हो रहा है, तो वो उस पर आश्रित है, ठीक है। इसके अलावा उदाहरण दिया जा सकता है जैसे कि योगा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो योगा करना स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्वास्थ्य जो है वो डिपेंडेंट है क्योंकि वो योगा पे निर्भर करता है, वो आश्रित चर है। तो ये 2 प्रकार के वेरिएबल्स हो गए, 2 प्रकार के वेरिएबल्स हो गए। पहला हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट यानी आश्रित, जो किसी पे आश्रित रहता है उसको डिपेंडेंट कहते हैं, और दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है। तो इसमें जो 2 चर होते हैं, जो 2 चर यानी कि एक हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, आश्रित चर और स्वतंत्र चर, उसके बीच में काउज और इफेक्ट का संबंध रहता है। इसमें एक ही आश्रित चर होता है और एक ही स्वतंत्र चर होता है, मतलब एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे योगा करने से व्यक्ति खुश होता है, ठीक है। तो इसमें योगा जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे आश्रित नहीं है, ये स्वतंत्र चर है। जबकि व्यक्ति का खुश रहना ये किस पे निर्भर कर रहा है, योगा पे। तो व्यक्ति का खुश रहना जो है वो आश्रित चर है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे ये हमारा अगर कोई हाइपोथेसिस है, ये हमारा हाइपोथेसिस है कि योगा करने से व्यक्ति खुश रहता है, तो इसमें केवल एक ही आश्रित चर है और एक ही स्वतंत्र चर है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसमें एक से अधिक आश्रित और स्वतंत्र चर होते हैं। मतलब जैसे कि हमारा जो भी विचार है, जो भी हमारा परिकल्पना है, उसमें एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ज़्यादा फल और सब्ज़ी खाने से वज़न कम और त्वचा सुंदर होता है, ठीक है। तो इसमें फल और सब्ज़ी ये तो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वज़न का कम होना और त्वचा का सुंदर होना ये निर्भर कर रहा है, तो ये आश्रित चर है। तो 2 हो गया हमारा स्वतंत्र चर और 2 हो गया हमारा आश्रित चर। तो यानी ये ऐसी परिकल्पना है जिसमें एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर और आश्रित चर हैं, इसलिए इसको हम लोग गुण परिकल्पना या कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे बाढ़ और सूखे के कारण अकाल और महामारी आता है, या बाढ़ और सूखा अकाल और महामारी लाते हैं। तो बाढ़ और सूखा जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, जबकि जो अकाल और महामारी है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आश्रित चर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा होता है।
इसके बाद होता है नल हाइपोथेसिस या फिर इसको बोला जाता है शून्य परिकल्पना। इसको दिखाया जाता है H0 से। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आश्रित चर है और जो स्वतंत्र चर है उसके बीच में कोई संबंध नहीं होता है। ये सबसे आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाया कि स्टूडेंट का अटेंडेंस और उसका रिज़ल्ट, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो हमारा हाइपोथेसिस है कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिज़ल्ट, ये हमारा किस तरह का हाइपोथेसिस है? नल हाइपोथेसिस, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कोई रिलेशन नहीं है। स्टूडेंट के अटेंडेंस पे और उसके रिज़ल्ट पे कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह की हाइपोथेसिस को बोला जाता है नल हाइपोथेसिस, जिसमें जो स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। इसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के ठीक अपोजिट में आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस या फिर वैकल्पिक परिकल्पना। इसको हम लोग H1 से दिखाते हैं या HA से दिखाते हैं। ठीक है, ये शून्य परिकल्पना के एकदम विपरीत होता है, क्योंकि जैसे शून्य परिकल्पना में आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इसमें रिलेशन होता है, वो साफ साफ पता चल जाएगा कि जैसे कर्मचारी के वेतन और कार्य में संबंध होता है, यानी देयर इज़ रिलेशन बिटवीन वर्कर्स पेमेंट एंड वर्कर्स वर्क। तो ये जो है वो साफ साफ बता रहे हैं कि संबंध है, यानी कि ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जिसको हम लोग HA से दिखाएंगे या H0 से दिखाएंगे, H1 से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है कि बच्चे के व्यवहार और वस्त्र में संबंध होता है। तो ये जो हाइपोथेसिस है इसमें भी बताया जा रहा है कि उसका व्यवहार और उसके वस्त्र में संबंध है। तो संबंध है अगर बताया जा रहा है तो वो वैकल्पिक परिकल्पना होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, जिसको हम लोग H1 से दिखाएंगे। पांचवा हाइपोथेसिस होता है हमारा दिशात्मक परिकल्पना या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इसमें जो संबंध है वो तो पता चल जाता है, लेकिन संबंध की दिशा भी पता चल जाती है कि कम है, ज़्यादा है, कितना है, वो सब पता चल जाता है। जैसे कि जो बच्चे खेलकूद में अच्छे हैं उनके अंक कम आए हैं, तो इसमें पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जबकि उनके अंक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और इन दोनों के बीच में संबंध तो है, और किस प्रकार का संबंध है? तो खेल कूद से अंक कम आते हैं, ये संबंध है, यानी एक दिशा पता चल रहा है कि अंक कम आते हैं। ठीक है, दामोदर बेसिन में भारी वर्षा से बंगाल में बाढ़ आता है, तो एक दिशा पता चल रहा है कि दामोदर बेसिन में भारी वर्षा होती है तो बंगाल में बाढ़ आता है। एक दिशा पता चलता है, संबंध तो है ही कि बारिश से बाढ़ आता है, लेकिन उस संबंध का दिशा बता जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग दिशात्मक परिकल्पना या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसमें पता चल जाता है कि दोनों के बीच में रिलेशन है, तो किस तरह का रिलेशन है, कम है, ज़्यादा है, ये सब। ठीक है, इसी के अपोजिट में आता है अदिशात्मक अनडायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, जो चर रहता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, उसके बीच में हम लोग को पता नहीं चलेगा क्या संबंध है। संबंध तो है पर दिशा पता नहीं चलता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों के अंक खेल कूद से जुड़े रहते हैं, तो खेल कूद से जुड़े रहते हैं, अब इसमें पता नहीं चल रहा है कम होता है कि ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बस हम लोग को बता तो रहा है कि अंक और खेल कूद जुड़े हुए हैं, पर किस तरह से जुड़े हुए हैं, कौन सी दिशा में जुड़े हुए हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है अदिशात्मक। फिर है दामोदर से बाढ़ आता है, तो दामोदर से बाढ़ क्यों आता है? भारी वर्षा के कारण आता है, बंगाल में आता है। अगर ये बता दिया जाता तो हो जाता दिशात्मक, नहीं बताया गया तो हो गया अदिशात्मक। तो ये होते हैं 6 तरह के हमारे परिकल्पना हाइपोथेसिस। तो हम लोगों ने इस वीडियो में समझा हाइपोथेसिस क्या होता है, तो किसी भी समस्या से जुड़ा संभावित समाधान। और हाइपोथेसिस का महत्व जो होता है वो रिसर्च में बहुत ज़्यादा होता है। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पिलर होता है। फर्स्ट होता है समस्या को खोजना, और दूसरा होता है उस पर परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस करना।
ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना इसकी विशेषता को कि ये स्पष्ट होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इसको टेस्ट किया जा सके, आसान होना चाहिए, नियमों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने परिकल्पना के स्रोत को जाना कि ये हमारा अनुभव के हिसाब से हो सकता है, वास्तविक जीवन के हिसाब से हो सकता है, साहित्य के हिसाब से हो सकता है, या वैज्ञानिक सिद्धांत के हिसाब से हो सकता है। फिर हम लोगों ने समझा कि कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार हम लोगों ने जाना। सामान्य परिकल्पना, जिसमें एक ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यानी जो हाइपोथेसिस रहेगा उसमें काउज और इफेक्ट का रिलेशन रहेगा। कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा काउज एंड इफेक्ट रहेगा। शून्य में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, अल्टरनेटिव में रिलेशन रहेगा, ठीक है। डायरेक्शनल में रिलेशन के साथ साथ कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ज़्यादा कम, वो बताया जाएगा। और अनडायरेक्शनल में बस बताया जाएगा कि संबंध है, दिशा नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये 6 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। एक्स्ट्रा में होता है जैसे इम्पेरिकल का एग्जांपल हो जाएगा, मान लीजिए कि जंक फूड खाने से वेट गेन होता है, तो ये एक तरीके का ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें अभी काम चल रहा है, वैज्ञानिक अभी खोज रहे हैं, तो इसको कहा जाता है इम्पेरिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस मतलब होता है कि नंबर्स का यूज़ करके, यानी डाटा का यूज़ करके जब हम लोग किसी परिकल्पना को बनाते हैं तो उसको स्टैटिस्टिकल कहते हैं। और जो लॉजिक के हिसाब से होता है कि जैसे मान लीजिए उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पे भूस्खलन होते रहता है, तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के कारण वहाँ भूस्खलन होता है, लॉजिकल है। अब वहाँ पे ज़्यादा बारिश हुआ, भूकंप आया, ये पता नहीं चल रहा है, बस लॉजिकल है, तो उसको कहेंगे हम लोग लॉजिकल या फिर तार्किक परिकल्पना। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन ये 6 इम्पोर्टेंट होता है: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।